अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का नावल है ना, तेरे मेरे दरमियान, ये ना सस्पेंसफुल एंड मोस्ट रोमांटिक नावल है। तो स्टार्ट करते हैं और आपने लाजमी ये एंड तक वीडियो वॉच करनी है। सुबह के 9 बज रहे थे और पारसा इस वक्त अपने मामू के साथ कराची के एयरपोर्ट के इस वसी हाल में मौजूद कुर्सी पर बैठी आयतुल कुर्सी का वर्द करती जा रही थी। पहली मर्तबा जहाज़ पर बैठने का ख्याल उसे काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था। घर से आते हुए भी पारसा से बात करना तो दूर, नादिया बेगम या उनकी बेटियों ने उससे मिलना तक पसंद नहीं किया था। लेकिन एक ख्याल उसे दुनिया से बेखबर कर देता था कि वो आज अपने शोहर के पास जा रही है, जहाँ खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं। उसकी आंखों में भी अपनी अगली ज़िंदगी को लेकर बहुत से ख्वाब थे, जैसा कि हर लड़की की आंखों में होते हैं। लेकिन वो मासूम कहाँ जानती थी कि अभी तो उसके लिए एक और इम्तिहान बाकी है। अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद पारसा को उसके मामू वहाब साहब अपने घर ले आए थे। वहाब साहब एक बहुत नेक दिल इंसान थे और पारसा का बहुत ज़्यादा भी ख्याल रखते थे। लेकिन उनकी बीवी नादिया बेगम जो थी ना, और बेटियों को पारसा एक आँख ना भाती थी। एक तो उसकी खूबसूरती और पाकीज़गी, ऊपर से उसके चेहरे की मासूमियत उसे ना सबसे अलग बनाती थी। और यही वजह थी कि नादिया बेगम और उनकी बेटियों को पारसा से नफरत थी। वहाब साहब ने पारसा का निकाह अपने बेटे से कर दिया था, ताकि शायद जब वो अपने इस घर की बहू बन जाए तो वो उसे अपने बराबर समझने लगे। लेकिन नादिया बेगम तो उसे और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उनका कहना था कि वो उसे तलाक दिलवा कर छोड़ेंगी, हर सूरत ये काम करेंगी। वहाब साहब का बेटा, जो एक पारसा का शोहर भी था, उसका नाम समीर था, तो वो अमेरिका में पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी करता था। उनके जुल्म से बचाने के लिए वहाब साहब ने ना पारसा को समीर के पास भेजने का सोचा। ये बात सुनकर नादिया बेगम ने तो जो वावेला मचाया वो अलग कहानी है। लेकिन वहाब साहब ने उनकी एक ना सुनी। अनाउंसमेंट सुनकर वहाब साहब उठ खड़े हुए। चलो बेटा, तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ाता हूँ। वहाब साहब ने उसका पासपोर्ट और टिकट से पकड़ाते हुए उसे कहा। लेकिन उनसे दूर और अपने मुल्क से दूर जाने के ख्याल से पारसा की पलकें जो थी ना, वो नम हो गई। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? वहाब साहब ने नरमी से पूछा। तो पारसा उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आपकी बहुत याद आएगी मामू, सबकी बहुत याद आएगी। वहाब साहब ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए पारसा, जो उनकी बहू थी, जिसे वो अपने बेटे के साथ भेज रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बेटी को अलविदा कर रहे हैं। अपना और समीर का बहुत ख्याल रखना। पारस, तुम मेरा गरूर हो बेटा, इस गरूर को कभी टूटने मत देना, वहाब साहब ने मोहब्बत से कहा और पारसा को लेकर गेट की जानिब चल पड़े, जहां उसका टिकट और पासपोर्ट चेक करवाने के बाद पारसा मुड़कर हाथ हिलाते हुए वहां से चली गई। और वहाब साहब दिल में उनके लिए ढेरों दुआएं कर चुके थे। 16 घंटे की फ्लाइट के बाद पारसा एयरपोर्ट पर पहुंची तो कभी घर से एक कदम दूर अकेली नहीं गई थी। और अकेले इतना लंबा सफर उसे बहुत डरावना लग रहा था। जहाज पर होने का ख्याल उसे मजीद डरा रहा था। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर पहुंचते ही शुक्राने के नफिल अदा करने का सोचा। एयरपोर्ट पर सारे प्रोसेस करने के लिए उसे 3 घंटे मजीद लग गए थे। बोर्डिंग से बाहर आकर उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर आकर तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद उसकी नज़र समीर पर पड़ी, जो सीने पर हाथ बांधे यहाँ वहाँ देख रहा था। उसे देखकर ही पारसा का दिल बहुत जोर से धड़का और अपने बैग को घसीटती हुई समीर की जानिब चल दी। काला बुर्का पहने और काले स्कार्फ उसका अच्छी तरह से हिजाब बनाए पारसा कोई छोटी सी मासूम बच्ची सी लग रही थी। लेकिन समीर को ये हुलिया एक आंख ना भाया। समीर ने उसे देखा और बेजारी से आगे की तरफ चल पड़ा। पारसा भी उसके पीछे अपना बैग संभालते हुए चलने लगी। टैक्सी के पास पहुंचकर समीर ने उसका सामान गाड़ी में भी रखा और बैठने का इशारा किया। गाड़ी चलते ही पारसा बच्चों की तरह मुंह खोले खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था किसी नई दुनिया में आ गई हो, जहां पहाड़ों से भी ऊंची ऊंची शानदार इमारतें थीं और हर चीज़ हद से ज़्यादा साफ सुथरी और इंतहाई शानदार महंगी गाड़ियां थीं। ये क्या पहना है तुमने? तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं थे? समीर की आवाज़ पर पारसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कपड़े नहीं हैं, कपड़े तो मैंने नीचे पहने हुए हैं, ये तो बुर्का है। जानता हूँ ये क्या है, लेकिन आइंदा बाहर ये मत पहनना, समझी? समीर ने दांत कचकचा कर कहा। तो पारसा ने अपना सर झुका लिया। वो दिल में सोचने लगी थी कि उसने क्या गलती की है कि समीर इतना गुस्से में था। ये अपार्टमेंट नंबर 34 मेरा घर है, कभी बाहर जाओ तो किसी और के घर में मत घुस जाना। घर के सामने पहुंचकर समीर ने उसे बताया। लेकिन ज़मीर का तो हमारे घर के बजाय मेरा घर कहना पारसा के दिल पर लगा था।
फिर भी उसने ना अच्छी बीवियों की तरह हाँ में सर हिला दिया। अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होकर पारसा ने देखा तो अपार्टमेंट काफ़ी छोटा था, जिसमें एक ही कमरा था, एक किचन जो कि हाल बना हुआ था, लेकिन पूरा घर उस वक्त काफ़ी गंदा था। फ्रिज में तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, जो तुम्हारा दिल करे बना कर खा लेना। मुझे एक काम है, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ और घर से बाहर मत जाना, कहीं गुम हो गई तो मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा। समीर के कहने पर पारसा ने इस बात में सर हिला दिया। समीर भी अपनी माँ की तरह पारसा को बिल्कुल नापसंद करता था। बाबा के कहने पर मजबूर होकर उसने पारसा से निकाह तो कर लिया था, लेकिन उसे बोल्ड किस्म की लड़कियां पसंद थीं। अब वो भी सिर्फ अपने बाबा के कहने पर ही उसे यहाँ लेकर आया था, और वरना समीर का तो पारसा को यहाँ बुलाने का कोई इरादा ही नहीं था। समीर के जाते ही पारसा ने फ्रिज में से रात का खाना निकालकर गर्म करके खाया और फिर घर की सफाई में लग गई। रात तक उसने सारा घर चमका दिया था। फिर नए कपड़े पहनकर अच्छा सा खाना बनाया और समीर के आने का इंतजार करने लगी। बेल की आवाज़ ने उसे भाग कर दरवाज़ा खोला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर ने एक नज़र पारसा की तरफ देखा और फिर घर को देखा। आपके लिए खाना लगा दूं या नहीं? मैं खाना खा कर आया हूँ, मुझे भूख ही नहीं है। तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ, समीर ने काफ़ी बेरुखी से कहा और उठकर कमरे की जानिब चल दिया। उसकी ये बेरुखी पारसा के मासूम दिल से दिल को ना बुरी तरह से तोड़ चुकी थी। और हाँ, इस घर में एक ही कमरा है और मुझे अपना कमरा शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ सोफे पर सो जाया करना और अपना सामान भी हाल में ही रख लो। समीर की बात पर पारसा हद से ज़्यादा हैरान हुई। समीर इतना कहकर कमरे से चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पारसा सोफे पर बैठकर आंसू बहाने लगी। समीर की बेरुखी की वजह वो समझ ही नहीं पा रही थी। फिर पारसा ने अपने आंसू साफ किए और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो समीर को अपनी तरफ मुतवज्जा करके ही छोड़ेगी। डेमन इस वक्त बेंचिंग बैग पर मुक्कों की बरसात कर रहा था जब लोका और रोजली उसके पास आकर उसे हर चीज़ से आगाह करने लगे। वो दोनों ही डायमंड की सबसे करीबी साथी थे। लोका तो 17 साल की उम्र से डेमन के साथ था। डेमन अमेरिका के शहर लास वेगास का कापू था। कापू इटालियन का लफ्ज़ है जिसके मतलब बास के हैं। डेमन शिकागो का काको हम सब से दोस्ती करना चाहता है ताकि हम आपस में मिलकर न्यूयॉर्क के कापू पर रौब जमा सकें। मना कर दो उसे, डेमन किसी से दोस्ती नहीं करता। डेमन ने पेंचिंग बैग को मजीद जोर से मारते हुए कहा। लेकिन डेमन, तुम्हारी दुश्मनी पहले ही बहुत ज्यादा है, तुम्हें नहीं लगता किसी से दोस्ती करना हमारे लिए अच्छा होगा? लोका ने रोजली को बोलने से मना करना चाहा, लेकिन रोजली कब किसकी सुनती थी, जो मुंह में आता बोल देती थी। अभी रोजली की बात की जो नतीजे में डेमन उसे रुएं अचका कर देख रहा था ना, मुझे ये बताने वाली होती कौन हो? रोजली डार्सन, मैं क्या करूं क्या ना करूं? अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हारी भी माजी का हिस्सा बनाने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। डेमन ने ये बात बहुत संजीदगी से कही, लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत सफाकी थी। तुम चाहते क्या हो डेमन, कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी जान ले लें? रोजली फिर से बाज नहीं आई तो डेमन गुस्से से आगे बढ़ा और उसकी गर्दन अपने हाथ में जकड़ ली। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझे मारकर उस कर्ब से आज़ाद दिलाए जिसे ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन कोई कमबख्त मारता ही नहीं, डेमन ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि रोजली अपनी गर्दन पर बढ़ते हुए दबाव के बावजूद बहादुरी से उसे देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है डेमन, मॉरिटी की मौत के बाद सुकून मिल जाएगा? वहां जाकर भी तुम्हारा मुकद्दर जहन्नम ही तो है। रोजली की बात पर डेमन कहकहा लगाकर हंस पड़ा। काफी यकीन है तुम्हें कि मैं जहन्नम में जाऊंगा? चलो क्यों ना तुम्हें वहां भेज दूं ताकि वहां अकेला ना रहूं। डेमन ने अपनी हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली कि रोजली का सांस उसके सीने में अटकने लगा। डेमन लोका उसने कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा तो डेमन ने झटके से रोजली को छोड़ा और वहां से चला गया। जानती हो ना कि डेमन को हर चीज से नफरत है, तो क्यों उसके मामले में टांग अड़ाती हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों उसे पसंद हैं? हमारी एक गलती और हमारी जान लेने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा वो। लोका ने रोजली को घूर कर कहा, जो अपनी गर्दन सहला रही थी। मैं डरती हूँ इसके? मैं कोई नहीं डरती इसे कुछ अच्छा लगे या ना लगे, इसे जिंदगी में लोका की होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। रोजली डार्सन, तुम जानती हो ना कि तुम उसे अच्छी लगो, लेकिन एक पत्ते की बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें लोका ने उसके गले में मौजूद क्रिश्चियन क्रॉस का निशान हाथ में पकड़ा। उसकी नजरों में आने के लिए डेमन की तरह तुम्हें भी उसे मानना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पक्का मुनकर है। लोका इतना कहकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रोजली को उसके हाथ में पकड़कर देखने लगी, फिर उसने झटके से खींचकर वो क्रॉस गले से निकाल दिया। डेमन के लिए मैं इसे छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्रॉस के निशान को आखिरी बार देखा और फिर टेबल पर रखकर वहां से चली गई। पारसा की आंख हस्बे मामूल
फजर के वक्त खुली। उसने उठकर वज़ू किया और नमाज अदा करने लगी। उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत करने लगी। तो वो शुक्र था कि अपने साथ जाए नमाज और कुरान पाक को साथ ले आई थी, वरना इस घर में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये सब करने के बाद वो उठी और समीर के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करने का सोचकर किचन की जानिब चल पड़ी। फ्रिज में कुछ ज्यादा तो नहीं था, लेकिन इतना सब था कि थोड़ी ही देर में ऑमलेट के साथ टोस्ट, चाय और पराठे बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बस उसे समीर के उठने का इंतजार था। पारसा ने मुस्कुराते हुए अपना हुलिया ठीक किया और दुपट्टा सर पर लेने के बजाय सीने पर फैला लिया। आखिर अपने महरम के घर थी ना, उसकी नजरों में आने के लिए वो इतना तो कर सकती थी। अचानक बेल बजने की आवाज पर पारसा हैरान होकर दरवाजे की जानिब बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही समीर आगे जाकर दरवाजा खोल चुका था। समीर के दरवाजा खोलते ही एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत सी लड़की उसके गले से लग गई और इंतहाई तेज इंग्लिश में कुछ कहने लगी। पारसा का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। अपने शौहर को किसी और के करीब देखना उसके दिल के कई टुकड़ों में तकसीम कर रहा था। इस लड़की की नजर पारसा पर पड़ी तो उसने अपनी सुनहरी आंखें छोटी करके उसे घूरा। ये कौन है? उसके सवाल पर समीर ने थूक निगला और पारसा की तरफ देखा, जो कि आंखें बड़ी की हुई थी। इन दोनों को देख ही रही थी। कजन है मेरी। समीर का अपनी उसे बीवी कहने के बजाय कजन का कहना उसको ज्यादा दुखी कर गया। ओह क्यूट है, उसने उसे सर से लेकर पैर तक देखकर कहा। चलो हम चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ खास बताना चाहती हूँ। अपना बाकायदा समीर को अपने साथ खींचते हुए कह रही थी कि तुम वेट करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐना ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। समीर पारसा की जाने मुड़ा तो जो उसे लग रहा था ना अभी बेहोश हो जाएगी। ये कौन थी? पारसा ने घबरा कर पूछा। दोस्त थी, समीर ने जैकेट पहनते हुए आम से अंदाज में कहा। तो दोस्त आपके गले क्यों लग रही थी ऐसे, वो भी इस तरीके से? पारसा के सवाल पर समीर खुद से उसकी जानिब मुड़ा और कमान अब शुरू, तुम अपना शुरू मत हो जाना। छोटी सोच वाली बीवियों की तरह शक करना। ये पाकिस्तान नहीं है बेबी, ये अमेरिका है। यहाँ लोग आपस में ऐसे ही मिलते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। समीर गुस्से से चिल्लाया। पारसा ने सहम कर अपने शौहर को देखा, जो उसे बताना चाहती थी कि चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी रहती रही हो, लेकिन उन्हें कम से कम अपनी तालीमात तो नहीं भूलनी चाहिए ना, जो उनका दीन उन्हें देता है। लेकिन वो उस वक्त खामोश ही रही, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त उसका कुछ भी कहना समीर को मजीद गुस्सा दिला सकता है। आपने उसे ये क्यों कहा कि ये मैं आपकी कज़न हूँ? बीवी होने का क्यों नहीं बताया? उसने सर झुकाकर सवाल किया, लेकिन समीर का हंसना उसे मजीद शर्मिंदा कर चुका था। सीरियसली, पहले ऐसी हो जा कि तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हुए मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अपनी तजलील पर बहुत से आंसू पारसा की आंखों से गिरे थे, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर को निगाह में अच्छा बनना चाहती थी। वही तो उसका सब कुछ था। आप बताएं कैसी बनूं मैं? वैसा ही बनने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। उसकी बात पर समीर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। तुम मर कर भी ना पैदा हो जाओ ना, तो वैसी नहीं फिर भी नहीं बन सकती भाई। समीर उसकी जात को मुकम्मल तौर पर कुचल कर वहां से चला गया था, ये जाने के बगैर कि उसकी बातों से एक मासूम के दिल पर क्या गुजरी होगी। ओफ समीर, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। ऐना की बात पर समीर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐना ने अपना मुंह फैलाकर समीर को देखा। तुम भूल गई हो ना, नेक्स्ट वीक बर्थडे है मेरा। समीर ने अपने माथे पर हाथ मारा। बिल्कुल नहीं भूला। नहीं, मैं भूल ही नहीं सकता। मैं ये बात तो क्या, गिफ्ट दोगे मेरे बर्थडे पर? तुम्हें क्या चाहिए भाई ये बताओ। समीर के पूछने पर ऐना सोच में डूब गई, फिर मोबाइल निकालकर कुछ सर्च करने लगी। ये कार, उन्हें एक तस्वीर समीर के सामने करके कहा, जिसमें एक कार की तस्वीर थी जिसकी कीमत $10,000 थी। ऐना, ये क्या हो गया है? समीर, सैम, ये इतनी महंगी कार नहीं है, तुम अफोर्ड कर सकते हो। वो उसे सैम कहा करती थी। और वैसे भी 2 साल के रिलेशनशिप में पहली मर्तबा मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे तो चाहिए। समीर ने गहरा सांस लिया, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। इतने पैसों का इंतज़ाम वो कैसे करता? और अगर वो ऐसा ना करता तो वो ज़रूर से ब्रेकअप भी कर लेती, जो समीर को गवारा नहीं था। वो ऐना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। ओके बेबी, मैं कुछ कर लूँगा। ऐना खुशी से चलाकर समीर के गले लगे आ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ पर एक बेहद अहम और सनसनीखेज मोड़ पर रुकती है। पारसा जिस मुसीबत से बचने के लिए भाग रही थी, अचानक उसके सामने डेमन की गाड़ी आ गई। लेकिन क्या डेमन उसे इस मुश्किल से बचाएगा?
क्या पारसा को इश्क का सहारा मिलेगा जो उसे समझेगा, और सबसे बढ़कर समीर पारसा के साथ आखिर क्या करने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी कहानी के अगले पार्ट में मिलेंगे, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि असल कहानी और असल मोड़ अब शुरू मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।